छठा नंबर आ रहा है और हिंदुस्तान का नंबर 1 आता है। लेकिन याद रखना, इम्तिहान तो हम पास कर सकते हैं, लेकिन सर सैयद के मिशन को, सर सैयद के विजन को अगर हम आगे नहीं ले जाएंगे तो हम कभी, सर सैयद हमें माफ नहीं करेंगे, कभी ये कौम हमें माफ नहीं करेगी। इसलिए आज के दिन आखिरी पायदान पे कोई कम्युनिटी थी तो वो मुस्लिम कम्युनिटी थी विद 68% ऑफ द टोटल लिटरेसी रेट। और आपको जान के ताज्जुब होगी कि उस सर्वे ने यह बताया कि 41% बच्चे ऐसे हैं जो प्राइमरी एजुकेशन तक महदूद रह जाते हैं, उसके बाद हमारी कौम के बच्चे आगे नहीं जाते। 8% नौजवान ऐसे हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन जैसी हायर एजुकेशन लेते हैं, बाकी सब नहीं लेते। और इस मुल्क की जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें हमारा शेयर हमारी कौम और मिल्लत का सिर्फ 5% है, ऑल ओवर टोटल 5%। बड़ी शर्म की बात है, जैसे कि पहले बताया गया कि जिस कौम की मुकद्दस किताब की आयत, पहली आयत की पहला अल्फाज जो था वो इकरा है, जिसका मायने है कि पढ़। अच्छा नजर आया, वो डर गए और कुछ मुखलिसीन भी थे, वो भी डर महसूस करने लगे कहीं यहाँ भी स्पेन और फ्रांस के तरह से स्वीप आउट ना हो जाए हमारी तहजीब का, हमारी जबान का, हमारे कल्चर का। ये खदशा पाल की बेगमें ये ना होती तो 1857 कुछ और होता। मुसलमानों में बहुत से गद्दार रहे, वो ना होते 1857 कुछ और होता। मुगल सम्राट गिरफ्तार नहीं होता अगर उसके बेटे का ससुर मिर्ज़ा इस्माइल बेग उसे गिरफ्तार न करवा देता। मुगल सम्राट के बच्चे मारे नहीं जाते, हटसन गर्दन काट के भेज नहीं देता, दमदमे में दम नहीं खैर मांगो जान की, जफर छोड़ दे जिद हिंदुस्तान की, अगर मौलवी रज्जब अली नहीं होता। गद्दारी आप भी देखिए अपने में कहाँ हुई। आज उन सब चीज़ों से सबक। अब इसके बाद मैं सदर महफिल डॉक्टर इरशाद अली साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप हमारे मेहमान खुसूसी जनाब अख्तर मलिक साहब, मेहमान एजाज़ी जनाब डॉक्टर नदीम इंतखाब साहब और जनाब मजहरुल कमर साहब को एजाज़ी शाल पेश करें। Not know
and maybe not similar about me who I am. So let me introduce myself. Dr. Irshad uncle, he is my father's first cousin. So, and I really thank him for the invitation of mine. And my name is Muhammad Salim, and I have completed my majors at Aligarh Muslim University. Into the future of education, let's get a moment to reflect our inspiration, Sir Syed Ahmad Khan, a towering figure of the 19th century. He left us an indelible mark on the social, educational, and cultural landscape of the history of India. आज सर सैयद डे के मौके पे हम लोग यहाँ आज इकट्ठा हुए और जिस तरह का प्रोग्राम खैरुल बशर भाई और डॉक्टर इरशाद साहब ने यहाँ मुनक़्क़िद किया, इसमें दो राय नहीं कि इन्होंने मऊआमा में एक नई शम्मा जलाई। ये चमन है सबसे हंसी चमन, मैं इसी चमन का नसीब हूँ, मुझे फ़ख्र क्यों न हो बुलबुलो, मुझे फ़ख्र है कि मैं अलीगढ़ हूँ। ये फ़ख्र है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि अलीगढ़ का होते हुए भी सर सैयद के विज़न को और सर सैयद के मिशन को हम कितना आगे ले जा रहे हैं। इसके लिए आज के दिन सर सैयद का जन्मदिन और रोटी और बोटी और बिरयानी खा के नहीं, बल्कि आज से यहाँ बैठ के अहद करना होगा कि आज 17 अक्टूबर को इस मऊआमा की धरती से, मऊआमा की सरजमी से हम सर सैयद के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जी तोड़ जिस लायक भी हैं हम काम करेंगे। अकबर इलाहाबादी ने कॉलेज के बारे में कहा, यूँ कत्ल से बच्चों के वो बदनाम ना होता, यूँ कत्ल से वो बच्चों के बदनाम ना होता, अफसोस की फ़िरौन को कॉलेज नहीं सूझी, अफसोस की फ़िरौन को कॉलेज नहीं सूझी। बात 1857 की है, जब मुसलमान अंग्रेज़ों से पहली जंग आज़ादी हार गए और वो जंग हारने के बाद मुसलमानों पर कुछ ज़्यादा ही सख्तियाँ हुई। मुसलमान मुकम्मल तौर से सरेंडर हो गए और उनके अंदर तालीमी, माशी, समाजी, अखलाक़ी और मजहबी हर किस्म के वो ज़वाल के शिकार हुए। तो ऐसे वक्त में सर सैयद अहमद ख़ान जैसे एक मुस्लिम कौम, एक अजीम दानिश्वर हमारे सामने आए और उन्होंने कौम की फलाह व बहबूद के लिए सबसे पहले उन्होंने एक मदरसा कायम किया। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से पहले उन्होंने एक मदरसा कायम किया जिसका नाम था मदरसतुल उलूम। ये बात है 24 मई 1875 को, जब उन्होंने मदरसतुल उलूम की बुनियाद डाली। चूँकि सर सैयद अहमद ख़ान वो जदीद तालीम के ख़्वाह थे और जदीद तालीम से मुराद ऐसी तालीम थी जो हर दौर के तकाज़ों को पूरा करने की सलाहियत रखती हो। चुनांचे खुद उन्होंने इसके बारे में कहा कि मैं हिंदुस्तानियों को ऐसी तालीम चाहता हूँ, मैं हिंदुस्तानियों के लिए एक ऐसी तालीम चाहता हूँ कि उसके ज़रिए उनके अपने हुकूक हासिल होने की कुदरत हासिल हो जाए। शुक्रिया आप सभी लोगों का जिन्होंने बार बार मेरा नाम सुना, और सही बताऊं तो मुझे अंदर से शर्मिंदगी हो रही थी कि मैं शायद इस लायक नहीं हूँ, जितनी इज़्ज़त आप लोग दे रहे हैं। अभी भाई साहब ने कहा कि दृष्टि जाएं, कहीं जाएं, अलीगढ़ ज़रूर आए। इंशाअल्लाह मैं अपने बच्चों को भी भेजूँगा अलीगढ़। किसी ने कहा कि साहब पैसा लेकर पढ़ाते हैं तो अच्छी बात नहीं है। सर मैं आप लोग को बता दूं कि दृष्टि IAS मेरा नहीं है, ये दिल्ली की एक इंस्टीट्यूशन है, मैं उससे एसोसिएट हूँ। जहाँ तक रही बात पैसे की, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप नहीं जानते। दृष्टि IAS इलाहाबाद में 1 करोड़ रुपए पर मंथ से ऊपर का रेंट देती है, केवल बिल्डिंग का। 5 से 10 लाख रुपए पर मंथ का बिजली का बिल है। 150 एम्प्लॉई हैं जिनकी सैलरी है, जिनको कोरोना में भी सैलरी नहीं रोकी गई। ये सब चीज़ें बिना पैसे के नहीं चलती। और जहाँ तक बातें रहें कि बाकी स्टूडेंट्स की, तो मैं
2002 से इस इलाहाबाद में पढ़ा रहा हूँ। अल्लाह का करम रहा कि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे इस इलाहाबाद में ही पोस्टेड रहे। सोराव में भी आपके कई SDM, कई CO आए जो हमारे पढ़ाए हुए थे, अभी भी इलाहाबाद में हैं, बाकी और ज़िलों में हैं। कभी सोचते हैं तो लगता है कि वाकई क्या इतना लंबा सफ़र तय कर लिया। आप सभी लोगों ने सर सैयद के बारे में जो बातें कही, उसमें से बहुत सी बातें तो मुझको खुद भी नहीं मालूम थी। और मैं ये नहीं कहूँगा कि सर सैयद ने कब मैटर को इस्टेब्लिश किया और क्या किया। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद मुझे लगता है कि बात करना बेहतर होगा। 1871 में विलियम हंटर ने एक किताब लिखी थी, इंडियन मुसलमान, जो कैफियत इंडियन मुसलमान किताब में है, कभी पढ़िएगा आप, जो उसने लिखा मुसलमानों के बारे में, शायद वही कैफियत आज भी है। खैरुल भाई का शुक्रिया, उन्होंने यहाँ बुलाया और उन्होंने कहा कि सर शेरवानी पहन के आइएगा। सर शेरवानी तो अलीगढ़ में ही छूट गई, उसके बाद से तो हम लोग अंग्रेज़ हो गए। तो इन्होंने कहा सर प्रोटोकॉल के तहत सूट वूट पहन लीजिएगा, तो मजबूरी मुझे ये कंठ लंगोट लगाना पड़ा, जिसे अंग्रेज़ी में टाई कहते हैं। लगा के आ गए साहब, अंग्रेज़ बन के आ गए। बार बार यूट्यूब खोल के देख रहे थे फ़लस्तीन में क्या हुआ। मेरे ख्याल से आप भी यही सोचते होंगे, सब लोग यही सोच रहे हैं। 1857 भी कुछ ऐसे ही था। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इतिहास में आपसे गलत शेयर की गई हैं, कौम को बदनाम करने के लिए। जैसे भी आप लोगों ने बहुत कुछ चीज़ें पढ़ी, मैं किसी को कुछ टोक नहीं रहा, कुछ गलत नहीं कह रहा। हो सकता है आपने अपनी चीज़ें पढ़ी, कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा जो मुसलमानों की सच्चाइयाँ हैं। मुसलमान एजुकेशन में कब पिछड़ गए, कैसे पिछड़ गए? लाल किला बनाया, ताजमहल बनाया, बेशक साहब बनाया, लाल किला बनाने की हैसियत थी इसलिए बनाया। स्कूल नहीं बनाए आपको मालूम नहीं है। 1835 से 1837 के बीच में एडम की रिपोर्ट पढ़िएगा, बिहार बंगाल में 1 लाख स्कूल एडम ने देखे थे। बिहार बंगाल में 1 लाख स्कूल एडम ने देखे थे। ये साहब मुसलमानों ने बनाए थे। हर ज़िले में 1800 से ज़्यादा हायर एजुकेशन के कॉलेज बने हुए थे। ये एडम की रिपोर्ट में है, गूगल करके पढ़ लीजिएगा, मेरी बात ना मानिएगा। एडम्स रिपोर्ट ऑन एजुकेशन ड्यूरिंग 1835 to 1837 पढ़िएगा। फिक्र कीजिए हम पिछड़े कहाँ से, कहाँ पिछड़े। 1864 में प्राइमरी में जो बच्चे स्कूल जा रहे थे उसमें मुसलमानों का परसेंटेज 30% था, गैर मुसलमानों का, मैक्सिमम हिंदुओं का 70% था। हायर एजुकेशन जिसको हम कहते हैं उसमें मुसलमानों का परसेंटेज 6% था, हिंदुओं का परसेंटेज 94% था। सरकारी नौकरियां जिसे हम हायर अथॉरिटीज़ कहते हैं, मुसलमानों का परसेंटेज 6% था, हिंदुओं का परसेंटेज 41% था। ये डेटा 1871 का है। कैसे पिछड़ गए साहब, किस एजुकेशन में पिछड़ गए? क्या 1857 ने सब चौपट कर दिया? गुनाह था 1857, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी। 26 लाख मुसलमान फांसी पे चढ़ा दिए गए दिल्ली में। दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक की GT रोड पे 10 लाख लोगों को फांसी दी गई, 5 लाख उलेमा थे उसमें। कहाँ ले जाएंगे आप उस उर्दू के लोगों को जिन्होंने खुल के अंग्रेज़ों की मुखालफत की और तोप के मुंह में बांध के उड़ा दिए गए? अपनी तारीख पढ़िए, अंग्रेज़ों की ज़बानी नहीं, ढूंढ के पढ़िए इतिहास कहाँ है। 1871 में, ध्यान से सुनिएगा, 1871 में लोअर जुडिशरी और लोअर एग्जीक्यूटिव सर्विसेज में मुसलमान 64% थे। गिरे कब? गिरे 1886 में 45%, 1913 में 34%। हिंदू कितने थे? 1871 में 24%,
लोअर जुडिशियल सर्विसेज, एग्जीक्यूटिव सर्विसेज में हिंदू 24% थे, 1887 में 50% थे, 1913 में 60% थे। ये वही दौर है जब आप कहते हैं अलीगढ़ बना था। तो हम गिरे क्यों, कहाँ चौपट हो गए? सर सैयद का विज़न बहुत बड़ा था। अभी भाई साहब ने बात कही, बिल्कुल सही कही, डेट थोड़ी सी उनसे कंफ्यूजन हो गया। 1867 नहीं, 1882 में सर सैयद ने एक सिविल सर्विसेज एकेडमी इस्टेब्लिश की थी और 1886 में उन्होंने मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस इस्टेब्लिश की थी। बनारस के राजा शिव प्रसाद सर सैयद के दोस्त हुआ करते थे, लेकिन शायद आप शिव प्रसाद के विषय में नहीं जानते। 1868 में सर सैयद ने एक इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन इस्टेब्लिश की। इसमें 6 हिंदू थे, 4 मुसलमान थे। मामला बिगड़ गया इस बात को लेकर कि ज़बान उर्दू होगी कि हिंदी होगी, और इसी के तुरंत बाद आप देखिएगा 1868 में शिव प्रसाद ने कोर्ट में एक रिट की कि जो फ़ारसी के अल्फाज हैं वो उनके क्लियर नहीं हैं, उसके मायने कई होते हैं, इसलिए कोर्ट की ज़बान हिंदी और लैंग्वेज के तौर पे, स्क्रिप्ट के तौर पे देवनागरी को एक्सेप्ट किया जाए, जो 1898 में एक्सेप्ट कर ली गई। उत्तर प्रदेश के गवर्नर प्रेमसिंह मेयो ने जब इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया, एक्सेप्ट किया, उस टाइम अलीगढ़ कॉलेज के सेक्रेटरी मोहसिनुल मुल्क ने इसके ख़िलाफ़ एक मूवमेंट चलाया, लेकिन उनको ये कहते हुए बिठा दिया गया कि अगर आप इस मूवमेंट में आगे बढ़ेंगे तो जो इमदाद अलीगढ़ को दी जा रही है वो रोक दी जाएगी। 1920 में यूनिवर्सिटी बनने के लिए जो पैसा मांगा गया था वो 360 करोड़ के आसपास था, 3000 करोड़ का नहीं। आज की डेट में उसका कैलकुलेशन होता है। कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें शायद आप नहीं जानते। जब सर सैयद काम कर रहे थे तो बंगाल में अब्दुल लतीफ़ साहब हुआ करते थे। मोहम्मडन लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से एक इंस्टीट्यूशन इन्होंने 1863 में इस्टेब्लिश किया। अब्दुल लतीफ़ साहब बंगाल में इन्होंने ही मुसलमानों को जगाया। 1876 में इन्होंने एक सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन भी बनाई और इनका साथ दिया अमीर अली साहब ने। उनके बारे में जानते हो ना जानते हो आप, 1882 में अमीर अली साहब ने एक मेमोरेंडम ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंपा जिसका नाम था ए क्राई फ्रॉम द इंडियन मोहम्मडन्स, और इसी के ऊपर 1885 में मोहम्मडन एजुकेशन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट एक रेजोल्यूशन लाई जिसे मुस्लिम मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अमीर अली साहब उन्होंने बहुत कुछ किया मुसलमानों। 61 में मुसलमानों में अंग्रेज़ी जानने वालों का परसेंटेज 1.5% था, केवल 1.5%, और हिंदुओं में 4.5% था। लेकिन अगर आप साउथ जाएं और वेस्टर्न बेल्ट पे आए, कोंकणी बेल्ट, जहाँ चित्तपावन ब्राह्मण थे जिन्होंने कांग्रेस बनाई। चित्तपावन ब्राह्मणों के विषय में शायद आप ना जानते हो, आरएसएस के चीफ अनिवार्यतः चित्तपावन ब्राह्मण होते हैं। ये चित्तपावन ब्राह्मण कौन है, तो बहुत सारे हिस्टोरियंस ऐसा कहते हैं कि ये बनी इसराइल हैं, ये यहूदी हैं जो किसी वक्त आकर बस गए थे। आके यहूदियत और हिंदुइज़्म में क्या सिमिलरिटी है वो बाकी आप जानते होंगे, थोड़ा मामला भटक जाएगा, मैं जा नहीं रहा उधर। चित्तपावन ब्राह्मणों ने कांग्रेस बनाई और उसके अंदर कोशिश यही की कि वो अपने लोगों को अपलिफ्ट कराएं। जिस दौर में मुसलमानों का 1.5% अंग्रेज़ी जानता था, चित्तपावन ब्राह्मणों का 25% अंग्रेज़ी जानता था। नौकरियां उनके हाथ गईं। हमने अंग्रेज़ी सीखने में देरी की क्योंकि जानबूझ के की, हम काहिल थे, ऐसा नहीं है। हमें एक सबसे बड़ा डर जो आज भी हमें लगता है कि हमारे बच्चे ऐसा ना हो जाएं कि हमारे मरने के बाद हमको पढ़कर बख्शने लायक भी ना बचें। ऐसा ना हो जाए कि नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए कोई ना मिले। और यही जो फिक्र थी ना, इसे मुसलमान 2 भागों में बटे हुए थे। एक तरफ उलेमा कराम थे, मोहम्मद कासिम ननौतवी, रशीद अहमद गंगोही जैसे लोग थे जिन्होंने देवबंद मदरसा इस्टेब्लिश किया 1866, और एक तरफ सर सैयद थे
जो 1859 में जब लंदन गए 12 साल रहे, लौटे 1869 में, तो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की तस्वीर थी उनके सामने और उन्हें लगता था कि मुसलमानों को बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की कि ये इस तरह के इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किए जाएं और मुसलमानों को नई एजुकेशन दी जाए जो वक्त की ज़रूरत है। देखिए, मैं एक बात टोकना चाहूँगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हमने इस्टेब्लिश नहीं किए, ऐसा नहीं था, बिल्कुल इस्टेब्लिश किए। सिलेबस हमने नहीं बदला, सिलेबस उन्होंने बदला। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उनसे ज़्यादा हमारे थे। और एक और ताज्जुब की बात आपको बता दूं कि डॉक्टर अंबेडकर जब अपने स्कूल में एडमिशन लेने गए थे तो प्रिंसिपल ने ये कहते हुए मना कर दिया था कि यहाँ ऊंची ज़ात के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए आपको नहीं दे पाएंगे एडमिशन। बाद में उनके एक टीचर ने कहा कि अगर आप अपना बिछावन लेकर आएँ और किनारे बैठें बच्चों से तो आपको हम पढ़ने देंगे। म्यूनिसिपल बोर्ड के जो स्कूल होते थे उसमें दलित बच्चे स्कूल के बरामदे में पढ़ते थे, क्लासरूम में नहीं पढ़ते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एडम ने लिखा है 1837 में कि जब उसने बंगाल बिहार का सर्वे किया तो मुर्शिदाबाद ज़िले में उसने कई डोम्ब जाति के टीचर देखे थे, चमार जाति के टीचर देखे थे। ये मुसलमान थे जिन्होंने उनको टीचर बनाया था, ये मुसलमान थे जिन्होंने ये स्कूल इस्टेब्लिश किए थे। हमने सिलेबस नहीं चेंज किया। वेस्ट ने जिस चीज़ पे काम किया, ऐसा नहीं कि वो वेस्ट की देन है। अपनी हिस्ट्री पढ़िए आप साहब, 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी के बीच में अरबों ने पूरी दुनिया की नॉलेज कलेक्ट की। वास्को द गामा जिस रूट को फॉलो करते हुए आया था, वो रूट का नक्शा एक मुसलमान अल इदरीसी ने बनाया था। वास्को को कालीकट लाने वाला एक मुसलमान अरबी नाविक अब्दुल मजीद था। भूगोल पे सबसे ज़्यादा काम मुसलमानों का किया हुआ है। मुजामुल बुल्दान भूगोल की किताब है, अकबर के टाइम ट्रांसलेट की गई। इस किताब को पढ़िए आप उन लोगों को पढ़िए जिनको पढ़कर स्पेन की यूनिवर्सिटीज़ में परिवर्तन आए, चेंज आए, यूरोप का रेनेसा आगे बढ़ा। यूरोप ने निश्चित रूप से कंफर्म, मैं बिल्कुल 15वीं 16वीं सदी के बाद उन्होंने बहुत वर्क किया। आपने केपलर को पढ़ा, आपने कोपरनिकस को पढ़ा, आपने गैलीलियो को पढ़ा, आपने ब्रूनो को पढ़ा, सबको, टाइको ब्राहे को पढ़ा। लेकिन एक बार ये भी तो पढ़िए कि टाइको ब्राहे किसकी थीसिस पे काम कर रहा था। एक बार पढ़िए तो अल-बरूनी को। ये जो सूरज के इर्द गिर्द घूमने वाली चीज़ है, सबसे पहले अल-बरूनी की दी हुई है। हमने सिलेबस नहीं चेंज किया। यूरोप ने जिस चीज़ को मॉडिफाइड किया, हमने वो नहीं किया, जहाँ से हम पिछड़े हैं। वो चाहे मेडिकल साइंस की बात हो, वो चाहे एस्ट्रोनॉमी की बात हो। आज भी आप देखिए साहब, अल्कोहल जो बेस है जिसमें सारी दवाएं बनती हैं, ये अरबी वर्ड है। ये ऐसा सल्यूशन था जहाँ कोई भी केमिकल अपनी प्रॉपर्टी चेंज नहीं करता था, जो रिएक्शन कराई जाती थी वही होती थी। ये कांच की शीशियों में दवाएं बनाना अरबों ने स्टार्ट की थी, नहीं तो मेटल पे ये केमिकल्स रिएक्ट कर जाया करते थे। ये यूरोप अरबों से पहुँचे हैं। ऐसा नहीं, हमारी तारीख डैमेज नहीं है, हमारी तारीख का बहुत उरूज है। हम मुसलमानों के मन में एक सिंड्रोम बैठाल दिया गया है कि तुम हमेशा ख़राब थे, हमेशा गलत किया, हमेशा ख़राब थे। ऐसा नहीं है। हाँ, हम पिछड़े, वक्त के साथ पिछड़े, सिचुएशंस ऐसी रही। कुछ मुसलमान शरीफ थे, अशरफ थे, अशराफ थे, अपनी शराफत में चले गए। कुछ अजलाफ थे, वो अपनी अजलाफियत में चले गए। मुसलमानों ने अपने को इस तरीके से बांट लिया और बांटने के बाद जो है पार्टीशन ने मुसलमानों का क्रीम छीन लिया। हिंदुस्तान में आज मुसलमानों ने बहुत कोशिश की और बहुत राइज किया, बहुत बेहतर किया है। पार्टीशन के टाइम पर मैक्सिमम क्रीम यहाँ से शिफ्ट कर गया था।
जो यहाँ बचे, ऐसा नहीं कि क्रीम नहीं थे, क्रीम थे, जो यहाँ बचे उन्होंने बड़ा वर्क किया। सर सैयद के बाद भी लोगों ने बहुत वर्क किया। मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो सर सैयद ने 1886 में इस्टेब्लिश की, 1906 में मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में ही डिसीजन लिया गया कि मुसलमानों के लिए एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए। और इसकी वजह क्या थी? वजह थी कि 1901 में ठेंगा दिखाते हुए लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस को अपने आप को सिर्फ हिंदुओं के ग्राउंड पर संगठित करना चाहिए, मुसलमानों के साथ एकता की बात तो दिखावा है। और जब अंग्रेज़ों ने ये कह दिया कि हम 1909 में एक ऐसा एक्ट लाने जा रहे हैं जिसमें हम पब्लिक से वोटिंग करवाएंगे और रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाएंगे, तो मुसलमानों की बेचैनी का जो हाल था, जिस दौरान मुस्लिम लीग बनी है, नवाब मोहसिनुल मुल्क, नवाब वक़ारुल मुल्क, आगा खान, इन्होंने मिलकर जब बनाया है, वही बेचैनी आज है आपकी। आज भी आपका एक कॉमन कोई ग्राउंड नहीं है जहां पॉलिटिकली खड़े हो पाए। हमें सरकार से कोई शिकायत नहीं, सरकार तो बहुत अच्छी है। सरकार तो ही हमें टाइम टू टाइम जगाती रही, और 14 के बाद से तो बहुत बेहतर किया सरकार ने। नहीं तो कबाब खा के सो गए थे हम लोग, महफिलों में थे। उन्होंने जब जोड़ा, उन्होंने कहा कितने वकील हैं तुम्हारे, कितने जज हैं तुम्हारे। उन्होंने कहा कि कहाँ हो, कितने IAS PCS हैं तुम्हारे। आज जगह हैं, बहुत नहीं जगह। मैं जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ उसमें तकरीबन 15 से 20 हज़ार स्टूडेंट होंगे। छूटता है तो एक मेला लगता है, लेकिन मुसलमान बच्चों को गिना चुना देखता हूँ। आपने कहा कि भाई सिविल सर्विसेज हो या सरकारी नौकरियां हो, हम 5% हैं, 5% से कम हैं। ये भी तो देखिए मुस्लिम ग्रेजुएट का परसेंटेज क्या है। जो मुस्लिम ग्रेजुएट का परसेंटेज है वही आपका सरकारी नौकरी परसेंटेज है। मैं कोई मुंह देखी बात नहीं कर रहा। इस स्कूल में बड़ी रौनक दिखी। अभी तो लंबा सफ़र तय करना जाना है। टेंशन मेरा बना है कि पापा मोह ब्रिज में जाम लग गया होगा, और कुछ नहीं। सही है। तो लेकिन ये आपका कस्बा, मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। इत्तेफाक से नदीम भाई हमारे रिश्तेदारी में भी आते हैं। हमारे बहनोई साहब यहाँ एक कस्बा बहाने में हुआ करता है, आसपास कहीं वहीं के हैं, तो वहाँ से नदीम भाई भी रिश्तेदारी में आ गए। लेकिन मैं पहली बार यहाँ आया। आपके इस कस्बे में माशाल्लाह बड़ी रौनक है। अच्छा लग रहा था, मस्जिदें दिख रही थी, मुसलमान ईशा की नमाज़ पढ़ के निकल रहे थे, अच्छा लग रहा था। और यही विज़न सर सैयद का भी था। मैं नहीं कहना चाहता कि साहब वो मदरसा क्या होता है और मकतब क्या होता है, और मदरसे की एजुकेशन हमने क्यों नहीं चेंज की। जब यहाँ जानते हैं आप, दिल्ली सल्तनत बनी तो सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली में 2 यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश की, मुइज़्ज़ी और नासिरिया। और इसके बाद आप देखिए कि लगातार इस्टेब्लिशमेंट चला है। एजुकेशन पे कौन नहीं काम कर रहा था। आपने कहा शाहजहां ने ताजमहल बनाया, लाल किला बनाया। पढ़िए तो उनकी बेटी जहां आरा साहिब ने भी बैतुल उलूम बनाया, रोशन आरा ने बैतुल उलूम बनाया। मख्फी तकल्लुस के नाम से वो चीज़ें लिखा करती थी। अपनी हिस्ट्री पढ़िए, आप चीज़ों को भूल गए हैं। कोई भी अपने अंदर ख़राब चीज़ ना पालिए, कोई भी हीन भावना ना रखिए। आप बहुत बेहतर कर रहे हैं और इंशाल्लाह और बेहतर करेंगे। जब खैरुल भाई जैसे लोग जो यहाँ पर इतना बड़ा प्रोग्राम करा सकते हैं, हिम्मत कर सकते हैं, और जब इन्होंने मुझसे बताया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलिए यार चलते हैं। बात चीफ गेस्ट और इस सब की नहीं थी। मैं तो इनसे कह रहा था सर किसी और अच्छे आदमी को बनाइए। मुझे कहा ये सब चीफ गेस्ट वगैरह के मामले में वो रख रहे हैं। हम तो चाहते थे यहाँ कुछ और भी लोग होते, लेकिन खैर एक नींव पड़ी और इंशाल्लाह हम लोग इस चीज़ को और आगे ले जाएं। आज की डेट में ज़रूरत है हर मुसलमान को अपनी सही हिस्ट्री जानना और तबलीग करना। हम क्लास में पढ़ाते हैं और हमने कई बार बच्चों से पूछा कि अच्छा आप लोग ने हलाला तो सुना होगा। फटाक से बच्चे हाथ उठाते हैं, जी सर सुना है। तो हमने कहा क्या होता है हलाला, तो बच्चे बता देते हैं हमको हलाला क्या होता है।
और जब मैं उनसे कहता हूँ कि आज से कान खोल कर सुन लो कि हलाला इस्लाम में नहीं है, नहीं है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि कुछ आलिमों को भी देखते हैं, वो भी हलाला हलाला जैसी बातें करते हैं। उनको मालूम नहीं है कि एक प्रोसेस हो जाए उसको हलाला कहते हैं, हलाल हलाला लीगलिटी है। ये कोई राइट नहीं है। खलीफा उमर फारूक के ज़माने को याद कीजिए, उन्होंने कहा था अगर कोई इस नियत से निकाह कराएगा कि तलाक दे के दूसरे शौहर के लिए हलाल हो जाए तो मैं उन पर जिना की हद लगाऊंगा और संगसार कर दूंगा। ये रेप है साहब। लेकिन आज हमारी कौम नहीं जानती। तफसीर इब्ने कसीर हमारे पास है, थोड़ा बहुत मैंने उसको पढ़ा, इब्ने कसीर की तफसीर को तो मैंने हिंदी में जानबूझ के ली, और मैं कोशिश करता हूँ सब PDF बना लेता हूँ, और जब भी कभी क्लास में ऐसी बातें होती तो मैं उनको सामने डिस्प्ले कर देता हूँ कि ठीक से पढ़ो लिखा क्या है, हदीस पढ़ो। आज सवेरे की ही बात है, आज की क्लास में बच्चे ने मुझसे ऐसी बात कही, मैंने कहा कि कुरान वाहिद किताब है जो एडिट नहीं हुई, बाकी दैवी किताबें जो थीं वो एडिट हो गई, जो आसमानी किताबें थीं लोगों ने चेंज कर दिया, और इसीलिए उन किताबों का जो असली कंटेंट था वो कुरान में है, सूरह माइदा आयत नंबर 48। तो एक बच्चे ने मुझसे उठ के कहा कि सर सलमान रश्दी ने सैटेनिक वर्सेस जो लिखी वो तो इसी पे लिखी है। तो मैंने कहा सलमान रश्दी ने शैतानी आयतें जिनकी बात कही उनको भी, और हिंदुस्तान के बाकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के विद्वानों को भी जिनको ये पता है कि इस्लाम में कहा गया है काफिरों को जहाँ पकड़ो मारो उन्हें कत्ल करो, मैंने कहा आइए आपको ये पूरी हम आयत ही पढ़ा देते हैं, ठीक से पढ़िए। और मैंने कुरान की पूरी वो डिटेल खोल के उनको पढ़ाई कि पहले पढ़ो वो कहाँ के लिए कहा गया है, किन दो कबीलों का मामला था, किन्होंने मस्जिद हरम में किसको कत्ल किया था, किसके लिए मामला आया था, और फिर हदीस पढ़ा दी कि जिस दौरान जिहाद है उस दौरान पेड़ नहीं काटो, बस्तियां नष्ट नहीं करो, औरतों को नहीं मारो, बच्चों को नहीं मारो, बूढ़ों को नहीं मारो। मैंने कहा ठीक से पढ़ लीजिए आप और जिहाद के मायने समझ लीजिए और जिहाद और किताल में फ़र्क समझ लीजिए क्या है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि आज जो चीज़ मैं यहाँ बोल रहा हूँ इन चीज़ों को बोलने से मुसलमान कतराता है। लोग ख़राब मुसलमानों से जल्दी कैच करते हैं कि मुसलमान ऐसे होते हैं। इलाहाबाद के माफिया मुसलमानों से मुसलमानों की पहचान हो गई, मोहम्मद कैफ से नहीं हुई, इलाहाबाद के बाकी लोगों से नहीं हुई। लियाकत अली का नाम कोई नहीं लेता। 1857 के रिवोल्ट में वो कंपनी गार्डन जो इलाहाबाद में आप देखते हैं मेवाती पठानों की बस्ती थी, 3 गांव थे, ये तोप लगा के उड़ा दिया था पूरा, और बाद में यहाँ कंपनी रख दी गई। आपको तो पता ही होगा जिसकी बात कर रहे थे, आनंद भवन की कंपनसेशन की ज़मीन थी, 1857 में कंपनसेशन में दी गई ज़मीन। मुझे जहाँ तक लगता है कि आज की डेट में हर मुसलमान की ये जिम्मेदारी है कि पहले तो वो खुद अपने दीन को समझे, कुरान को समझे, वो दुनिया समझ जाएगा। और कुरान को समझने के लिए हदीस को समझिए, और कुरान जब भी पढ़िए मायने से पढ़िए, तफसीर से पढ़िए। इब्ने जरीर की तफसीर लेना हो उनको ले लीजिए, इब्ने कसीर की लेना हो उनको ले लीजिए, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, पढ़िए और पढ़िए और दुनिया में पीछे मत रहिए, उसका भी इल्म हासिल कीजिए। मेरी कोशिश होती है कि जो स्टूडेंट हमसे पढ़ के जाए उनके दिमाग में जो एंटी मुस्लिम सिंड्रोम पड़ा हुआ है ये ख़त्म हो। जो वो गलत इस्लाम जानते हैं, जो वो मुसलमानों को गलत जानते हैं, वो ख़त्म हो। तो ये मेरी नहीं है, आप सबकी जिम्मेदारी है। आज यहाँ आए, मुझे लगता है कि सर सैयद ने भी उन्हीं चीज़ों को उठाया। सर सैयद के बारे में आप सब लोगों ने बहुत कुछ बोला, मैं इसलिए बोलना नहीं चाहता। उधर जो कुछ बोला आपने सब सही बोला, सब सही चीज़ें हैं। अलीगढ़ रहने के दौरान हमने जो चीज़ें देखी, गरीब से गरीब बच्चा वहाँ पढ़ा। हम लोग मजाक में कहते थे कि यार यहाँ देहाती टाइप के लड़के आते हैं, स्मार्ट बन के जाते हैं, ये सर सैयद की कुर्बानियों का नतीजा है।
पर आज अगर पूरी दुनिया में देखिए, जैसे यहाँ इस मुआयमा कस्बे में देखिए इतने आप जैसे लोग हैं और इतनी बातें जो मैंने आपसे जानी, तो जाहिर सी बात है ये अलीगढ़ की देन है। हम भी उसी चीज़ को आगे बढ़ाएं। सर सैयद के अलावा भी जिन लोगों ने फ़िक्र की, उनकी फ़िक्र को आगे ले जाएं। मैं पसंद नहीं करता भोपाल की बेगमों को, नवाब मीर उस्मान अली ख़ां को पसंद नहीं करता मैं, लेकिन हाँ एजुकेशन में उन्होंने जो रोल प्ले किया उसकी मैं तारीफ़ करूँगा। हैदराबाद के नवाब, भोपाल की बेगमें, ये ना होती तो 1857 कुछ और होता। मुसलमानों में बहुत से गद्दार रहे, वो ना होते 1857 कुछ और होता। मुग़ल सम्राट गिरफ्तार नहीं होता अगर उसके बेटे का ससुर मिर्ज़ा इस्माइल बेग उसे गिरफ्तार न करवा देता। मुग़ल सम्राट के बच्चे मारे नहीं जाते, हडसन गर्दन काट के भेज नहीं देता, दमदमे में दम नहीं खैर मांगो जान की, ऐ ज़फ़र छोड़ दे ज़िद हिंदुस्तान की, अगर मौलवी रज्जब अली नहीं होता। गद्दारी आप भी देखिए अपने में कहाँ हुई। आज उन सब चीज़ों से सबक लीजिए, सबसे सबक लीजिए और कौम के लिए काम कीजिए। फिर इंशाअल्लाह कभी आपसे हमारी मुलाकात होगी तो ज़रूर बात होगी। इजाज़त दें मुझको। अस्सलाम वालेकुम। पास आउट हुआ, नौकरी में लग गया, नौकरी में रहा, लेकिन इस बार मैं अभी रिटायर हुआ हूँ तो मेरी ख्वाहिश थी कि सर सैयद डे मनाया जाए।